नमस्कार साथियों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 21 है जो आज आयोजित हुआ। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक इस पेपर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 15,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इसका परिणाम कल प्रकाशित होगा। लेकिन आज वाले पेपर में कौन कौन से प्रश्नों का चयन किया गया, किस प्रकार आपने आंसर दिए, वो संपूर्ण जो है आज हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका व्यतीत न करते हुए सीधा इसका जो हल है आज वाले पेपर का वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य के जिलों की संख्या 6 है। बिल्कुल सही है। पहले 4 थे, अब 6 हो गए। पाकिस्तान की सीमा से सबसे कम सीमा लगने वाला जिला फलोदी है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की सीमा से सबसे अधिक सीमा लगने वाला जिला जैसलमेर है। बिल्कुल सही है। पहले भी यही था और अब भी यही है। पाकिस्तान के साथ राज्य की कुल 2070 किलोमीटर की सीमा लगती है, तो ये गलत है। पहले भी 1070 किलोमीटर लगती थी और अब भी 1070 किलोमीटर ही लगती है। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले से एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। तो आपका जो सलूम्बर है, नया जिला बना है, सलूम्बर जिले से एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, जबकि चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है। अर्थात ये देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है कि प्रत्येक विकल्प से आपको एक सेपरेट जो है एक सूचना मिलेगी। तीसरा है खैरथल तिजारा, तो खैरथल तिजारा में एक भी रेलवे जंक्शन नहीं है और दूदू राज्य का सबसे कम केवल 3 तहसीलों वाला तथा भूतों की बावड़ी वाला जिला है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य का प्रथम साक्षर गांव मसूदा निम्न में से किस जिले का भाग है। अब इसमें देखिए, राजस्थान की जो भूगोल है वो काफ़ी कुछ परिवर्तित हो गई है। अब जो राज्य का प्रथम साक्षर गांव है, पहले जो अजमेर में आता था, अब वो ब्यावर में आता है। राज्य का प्रथम साक्षर गांव मसूदा ब्यावर जिले का भाग है। ध्यान रखें, बीसलपुर बांध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। बीसलपुर बांध पहले टोंक में आता था, अब केकड़ी जिले में आता है। सोनगांव डीग की सरपंच आशा कुमारी को हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 दिया था। इस वजह से डीग जो जिला है वो चर्चित रहा। चौथा है फलोदी, तो राजस्थान का प्रमुख रण क्षेत्र बाप भी अब फलोदी में है। जो पहले जोधपुर में था, अब फलोदी में आ गया। चौथा प्रश्न देखिए, सांचौर जिले के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में है। बिल्कुल सही है। पीरामल मयूर संरक्षण केंद्र चित्तलवाना सांचौर में है, ये भी सही है। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा चित्तौड़ में भरता है, ये भी सही है। और देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन चित्तलवाना सांचौर है, तो ये गलत है। देश का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग स्टेशन आप सांचौर में नहीं, कोटपुतली जिले में है। हाल ही में नवरंगपुरा बहरोड जो कोटपुतली में है, वहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा बाल विवाह के विरुद्ध सबसे बड़े अभियान का शुरुआत यहाँ पर किया गया था। नवरंगपुरा बहरोड जो कोटपुतली जिले में है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान राज्य की प्रथम किसान कंपनी बकानी निम्न में से किस जिले में है। राजस्थान राज्य की प्रथम किसान कंपनी बकानी झालावाड़ जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान बजट 2023-24 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना अंतर्गत किसान उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली प्रति माह निशुल्क दी जाएगी। तो ये साथियों 2000 यूनिट बिजली इसमें निशुल्क दी जा रही है। आपको पता है, घरेलू उपभोक्ता को आपके 100 यूनिट
प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। और राजस्थान सरकार, भूतपूर्व जो राजस्थान सरकार थी कांग्रेस की, उसने ये वादा किया था कि इसको क्रमागत रूप से 300 यूनिट तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही जो किसान उपभोक्ता हैं उनको जो सिंचाई जल का जो कनेक्शन है उसको 2000 यूनिट बिजली बिल निःशुल्क किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आमेर के कछवाहा राजाओं का राज तिलक करने का विशेष अधिकार प्राप्त था? तो आपको पता है साथियों, राजस्थान में केवल 3 ऐसी विशेष जातियां हैं, 3 जातियों को ही किसी भी राजवंश का राज तिलक करने का अधिकार प्राप्त था। एक मीणा जाति, एक गोदारा जाट जाति और एक भील जाति। मीणा जाति को कहाँ पर अधिकार प्राप्त था? यदि आमेर में किसी भी राजा का राज्याभिषेक होता था तो मीणा लोग, कदमी महल नामक एक स्थान है आमेर में, वहाँ पर कोई भी मीणा जाति का कोई भी व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति राज तिलक करता था। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का अधिकार गोत्र के जाटों को था। और मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश और कछवाहा वंश थे उनका राज तिलक करने का विशेष अधिकार भील जाति के लोगों का था। ठीक है, तो कछवाहा पूछा है तो आपको कछवाहा पूछा है तो मीणा आपका आएगा। बीकानेर का राठौड़ पूछेगा तो गोदारा जाट आएगा। और सिसोदिया, मेवाड़ के भील जाति के लोगों को सिसोदिया वंश, मैंने अभी शायद कछवाहा बोल दिया, तो भील जाति को विशेषाधिकार प्राप्त था आपके सिसोदिया वंश, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं का राज्याभिषेक करने में। 8वां देखिए, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के अनुसार दल बदल पर रोक का प्रावधान किया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 91वां संविधान संशोधन 2003, 52वां संविधान संशोधन 1985 या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक से अधिक या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर इसके अलावा जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है साथियों, उसमें ये दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता जारी की जाती है, व्हिप जारी की जाती है, उससे संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा 91वें संविधान संशोधन 2003 से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, प्रधानमंत्री सहित कुल 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और उसमें केंद्र में आपका प्रधानमंत्री उन 15% सीटों के अंतर्गत रहेगा और राज्य में मुख्यमंत्री भी उन 15% जो मंत्री पद हैं उन्हीं के अधीन रहेगा। साथ ही जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय इसको संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत जो मतदान की आयु 1988 तक न्यूनतम मतदान की आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर युवा वर्ग के पक्ष में 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, 8वां प्रश्न पूरा होता है। 90वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको ये ध्यान रखना है साथियों, राज्यपाल को यह जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो अनुच्छेद 213 के अधीन यह शक्ति प्रदान की गई है, जबकि राष्ट्रपति को यह समान जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की जाती है। अब अनुच्छेद 213 क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान है, वो नीचे बताया गया है।
देखिए, राज्यपाल की जो ये शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसमें कुछ शर्तों के अधीन ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसे अध्यादेश यदि कोई विशेष परिस्थिति में विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही हो, उस समय राज्यपाल को यदि ऐसे लगे कि अध्यादेश जारी करना आवश्यक है, कोई कानून बनाना आवश्यक है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यह जो अध्यादेश है वो विधानमंडल के सत्र में आने की तारीख से, जहां 2 सदन हैं वहां बाद वाले सदन के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह या 42 दिन बाद स्वयं ही निष्प्रभावी हो जाएगा, यदि उसे राज्य विधानमंडल कानून के रूप में पारित नहीं करे। तो अर्थात अध्यादेश की जो अधिकतम आयु है वो 6 माह होती है, लेकिन 6 माह के पहले भी यदि विधानमंडल का सत्र कार्य करने लग जाए तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर उस अध्यादेश को कानून विधानमंडल में पारित करना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। साथियों, यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 21 अंतिम पेपर है। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो देखिए यहाँ पर आपको 95 88 27 11 32 नंबर है, उस पर आप बात कर सकते हैं। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी, या फिर आप आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसका जो फ्री कंटेंट सेक्शन है उसमें काफ़ी कुछ आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और इस प्रकार की जो 21 पीडीएफ हैं सेलेक्टिव मैटर जो बनाया हुआ है, वो यदि आपको व्हाट्सएप पे चाहिए, 1 सप्ताह बहुत है, कम नहीं है। 1 सप्ताह में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर ये जो 21 पेपर सेट हैं उनको हल कर लेते हैं, और अंतिम प्रवाह के 17 पेपर हैं जो 20-20 मार्क्स के हैं, 20-20 वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनको यदि आप कर लेते हैं, आर्थिक समीक्षा और बजट को देख लेते हैं, तो आपके 35 से 40 नंबर का काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 10वां प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ हैं, बिल्कुल सही है। प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, ये भी सही है। 14वीं विधानसभा में कुल 32 उम्मीदवार महिला विजयी रही थी, ये गलत है क्योंकि 28 महिला ही विजयी रही थी। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया थे, तो ये भी आपके सही है। 11वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में राम राज्य परिषद को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? राजस्थान की प्रथम विधानसभा में 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 82 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 24 सीटें राम राज्य परिषद को मिली थी, 8 सीट जनसंघ को मिली थी, और 25 सीटें निर्दलीय को 35 सीटें मिली थी। तो इसमें राम राज्य परिषद का पूछा है, राम राज्य परिषद को कितनी सीट मिली थी? 24 सीट मिली थी। इस सीरीज में महत्वपूर्ण केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया है, आप ये ध्यान रखना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पूर्ण करने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या है? अब ये पहले मैंने आपको बता दिया था, 40,000 करोड़ रुपए की राशि, 13 लाभान्वित जिले, 2051 का टारगेट वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें आपको सामान्य ध्यान रखनी है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो राजस्थान का लक्षित वर्ष है वो 2051 है। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपने आप को भगवान शिव की चाप से उत्पन्न मानते हैं? तो भीनमाल का जो चावड़ा वंश है साथियों, वह अपने आप को भगवान शिव की चाप से उत्पन्न मानता है। 14वां प्रश्न देखिए, कन्यावध नामक कुप्रथा पर राजस्थान में निम्न में से किस रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी? तो आप ये ध्यान रखना, क का
कन्या का कै और कोटा का कै दोनों को मिला लेना, अर्थात कन्यावध कोटा में सबसे पहले रोक लगाई गई थी। कन्यावध के अंतर्गत लड़की के जन्म लेते ही उसे अफीम देकर अथवा गला दबाकर मार दिया जाता था। इस प्रथा का सर्वप्रथम रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1833 ईस्वी में कोटा में और 1834 में बूंदी राज्य में रोक लगाई गई थी। दास प्रथा के बारे में देखते हैं। युद्ध में हारे हुए व्यक्ति को बंदी बनाकर अपने यहाँ दास के रूप में रखा जाता था। साथ ही दासों को क्रय विक्रय भी किया जाता था। राजपूतों में लड़की की शादी के अवसर पर गोला गोली को दास दासी के रूप में भेजा जाता था। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक सन 1832 में हाड़ौती क्षेत्र में लगाई गई थी। मानव व्यापार प्रथा जो है वो उस पर 1847 में जयपुर रियासत ने रोक लगाई थी। और ये एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि ये चौगान क्या है, तो चौगान जो है वो कोटा राज्य के अंतर्गत मानव क्रय विक्रय पर राजकीय शुल्क जो लिया जाता था उसको चौगान कहते थे। विधवा विवाह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अब ये बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूर की जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लेना। 15वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में राजपूत काल में प्रचलित कमठा लाग निम्नलिखित में से क्या थी? कमठा लाग, तो कमठा लाग जो है साथियों, दुर्ग के निर्माण के समय जनता से जो कर लगाया जाता था, कर वसूला जाता था, उसको कमठा लाग कहते थे। जबकि सामंत के राज दरबार में प्रवेश करने पर राजा के द्वारा खड़ा होकर जो सम्मान दिया जाता था उसको ताजीम कहा जाता था। इसके अलावा शासकों को जो गुजारा भत्ता दिया जाता था उसको प्रिवी पर्स कहते थे। इसके अलावा युद्ध के समय यदि सैनिकों किसी भी राज्य में सैनिकों के भोजन के लिए राजा द्वारा स्थानीय जनता से वसूल किया गया कर जो होता था उसको खिचड़ी लाग कहते थे। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों का आपको अलग से अलग आंसर इसमें बताया गया है। ढोल नृत्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ढोल बजाने की शैली थाकना है। ढोल नृत्य भीनमाल व सिवाड़ा जालोर क्षेत्र में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। सांचलिया संप्रदाय का संबंध ढोल नृत्य से है, ये भी सही है। स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य ढोल है, ये गलत है। ये जो ढोल नृत्य है साथियों वह केवल पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ढोल बजाने वाली प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? सरगड़ा और ढोली। तो जो ढोल नृत्य है, ढोल नृत्य में पुरुष लोग भाग लेते हैं, स्त्रियां भाग इसमें नहीं लेती। 17वां देखिए, रावल रतन सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए 1303 के युद्ध के बाद चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा गया था? यहाँ पर खिलजराबाद, किजराबाद, फरकुराबाद या खिजराबाद, तो चौथा विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। इस अभियान के दौरान मौजूद अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल उल फतूह या तारीखे अलई में लिखा है कि एक ही दिन में लगभग 30,000 ऐसाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया और अपने बेटे खिजर खां को वहां का प्रशासन सौंप कर दिल्ली लौट गया। 18वां प्रश्न देखिए, अकबर ने महाराणा के पास कितने शिष्टमंडल भेजे थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सबसे पहले जलाल खां, फिर भगवंत दास, सबसे पहले जलाल खां 1572 में, फिर मानसिंह को 1573 में, भगवान दास को 1573 के अक्टूबर माह में और अंत में टोडरमल को भेजा था। जब अकबर प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार न करा सका तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में इसकी परिणति होती है। 19वां प्रश्न देखिए,
आवल बावल की संधि कब तथा किस किस के मध्य संपादित हुई? तो आवल बावल की संधि जो है जोधा और सांगा के बीच हुई, जोधा और कुंभा के बीच हुई, रतन सिंह और कुंभा के बीच हुई, या उदय सिंह और जोधा के बीच हुई? तो आपका जोधा और कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। इस संधि को करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राणा कुंभा की दादी हंसाबाई ने, जिन्होंने राव जोधा जो रणमल का पुत्र था और राणा कुंभा के बीच 1453 ईस्वी में यह संधि करवाई थी। यह संधि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारण करते हुए सोजत क्षेत्र पाली से किया गया था। अर्थात ये जो आवल बावल की संधि में पाली का जो सोजत क्षेत्र है, जहाँ पर अभी पाली की मेहंदी, सोजत की जो मेहंदी प्रसिद्ध है, उस क्षेत्र को इस मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा क्षेत्र मान लिया गया था, बॉर्डर माना गया था। निम्न में से किस राजपूत शासक ने खानवा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो यहां पर देखिए साथियों, पृथ्वीराज कछवाहा आमेर का था, उसने महाराणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। सिरोही का अखिराज देवड़ा है, उसने भी भाग लिया था। देवलिया का बाघ सिंह था, उसने भी भाग लिया था। इसके अलावा मारवाड़ का मालदेव था, उसने भाग लिया था। बीकानेर से कल्याणमल ने भाग लिया था। मेड़ता से वीरमदेव ने भाग लिया था। ईडर से भारमल, वागड़ से उदय सिंह, सादड़ी का झालाजा, अलवर से मेवात से हसन खां मेवाती, सलूम्बर से रतन सिंह सलूम्बर इत्यादि ने महाराणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, लेकिन इब्राहिम लोदी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 निम्न में से किस किस के मध्य संपादित हुई? तो मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के बीच 5 फरवरी 1615 को संपादित हुई थी। इसकी 4 प्रमुख शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि मेवाड़ का राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, किंतु युवराज को दरबार में उपस्थिति देनी होगी। दूसरी शर्त यह थी, मेवाड़ मुगलों को 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी प्रदान करेगा। ठीक है। तीसरी शर्त ये थी, चित्तौड़ का किला मेवाड़ को मरम्मत न करने की शर्त पर वापस दे दिया जाएगा। ठीक है। चौथी शर्त यह थी कि मेवाड़ को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब 22वां प्रश्न देखिए, देबारी समझौता निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था? देबारी समझौता, देखिए कई बार ये पूछ लेता है कि प्रश्न यही रहता है कि देबारी समझौता निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था, या देबारी समझौता निम्न में से किसके बीच नहीं हुआ था, कौन इसमें पार्टी नहीं था। कई बार शासकों का नाम दे देता है और कई बार बस रियासतों का नाम दे देता है। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ बनाया है कि अब मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जय सिंह, इन तीनों के बीच 1708 में देबारी का समझौता हुआ था। ठीक है। अमर सिंह प्रथम नहीं है साथियों, ये ध्यान रखना। अमर सिंह प्रथम का कार्यकाल था, अमर सिंह प्रथम का मुगल मेवाड़ संधि से उसका संबंध ध्यान रखना। अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के थे, अजीत सिंह मारवाड़ के थे और जयपुर से सवाई जय सिंह थे। इन तीनों के बीच देबारी का समझौता 1708 में हुआ था। 23वां प्रश्न देखिए, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए आयोजित हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को निम्न में से हुरडा सम्मेलन में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? देखिए, एक तो हुरडा सम्मेलन राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक फेवरेट प्रश्न है। कई बार उसकी तिथि पूछ लेता है, कई बार इसमें शामिल राजाओं के नाम पूछ लेता है। तो इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कई बार हुरडा का स्थान पूछ लेता है। तो इस संभावित सारे प्रश्नों को नीचे व्याख्या में डाल दिया है। तो देखिए, मैं इसको एक पढ़ के बता देता हूँ आपको कि मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने तथा राजपूतों पर मराठों के संभावित आक्रमण को रोकने के लिए जयपुर के सवाई जयसिंह के प्रयास, यानी प्रयास किसके थे? सवाई जयसिंह के। सवाई जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 ईस्वी को भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर राजपूतों के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया।
जिसे इतिहास में हुरडा सम्मेलन कहा जाता है। हुरडा सम्मेलन जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह ने भाग लिया था। अब आगे देखिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। हुरडा सम्मेलन में एक आज्ञा पत्र अहदनामा तैयार किया गया, जिसके अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा तथा वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी राजा अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा, ध्यान रखना रामपुरा के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए। अब राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है, तो ये बिल्कुल सही है। 43 किलोमीटर का अंतर दोनों में है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम 869 और उत्तर से दक्षिण 826, दोनों में जब बाकी करेंगे तो आपके 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, राजस्थान में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.90% है, ये भी सही है। राजस्थान में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.82% है। यहाँ पर जो जितने भी चारों के चारों कथन हैं वो चारों के चारों ही सही हैं। 25वां देखिए, निम्न में से राज्य की कौन सी एक भूगर्भीय मीठे जल की धार या पेटी है जहाँ सेवण घास बहुतायत से उगती है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है साथियों, लाठी सीरीज क्षेत्र, बहुत बार पूछा है प्रश्न को, तो लाठी सीरीज आपका आंसर हो जाएगा। ये लाठी सीरीज जो है वो पोखरण और मोहनगढ़ तक पाकिस्तान की सीमा के सारे भूगर्भीय जल पट्टी है मीठे जल की, इसको लाठी सीरीज कहते हैं क्योंकि इसमें लाठी सीरीज के ऊपर सेवण घास उगती है। ठीक है। अब दूसरा विकल्प आपका धरियन है। धरियन के बारे में भी थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। धरियन है ये जैसलमेर जिले में बलुका स्तूप मुक्त क्षेत्र को भूभाग, वहाँ जनसंख्या न के बराबर होती है, उसको धरियन कहा जाता है। और कुबड़ पट्टी क्या है? कुबड़ पट्टी है नागौर जिले में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जिससे शारीरिक विकृति या कुबड़े होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और खेराड़ क्या है? भीलवाड़ा जिले व टोंक जिले का वह भूक्षेत्र जो भूभाग जो बनास बेसिन में स्थित है उसको खेराड़ कहा जाता है। तो ये जो चारों विकल्प हैं, चारों विकल्पों के बारे में हमने बात करने का प्रयास किया। साथियों, मैं फिर से आपसे ये सजेशन दूंगा कि ये जो 21 पेपर हैं उनको विशेष ध्यान दें। अभी हम आपको उसको PDF भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यदि आप चाहें तो उनको PDF हमसे कांटेक्ट करें। पे जो इस पे स्क्रीन पे नंबर हैं 95 88 27 11 32, 95 88 27 11 32 पर आप हमें बात करें, कॉल करें। और कॉल करने के बाद में यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एक सामान्य सा सेवा शुल्क लेने के बाद आपको ये सारी PDF आपके WhatsApp नंबर पे भेज दी जाएंगी। आप उनको एक बार ज़रूर देखें साथियों। और जो अंतिम प्रहार नाम से जो सीरीज है 17 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं, उनको एक एक बार आप ज़रूर देखना। आपका करंट अफेयर्स वाला लगभग सारा मैटर वहाँ से कवर हो जाएगा। ज़्यादा समय इसमें व्यतीत किया नहीं गया है और आपको बहुत अच्छा छना छना मैटर, सेलेक्टिव मैटर आपको उसमें उपलब्ध करवाया गया है। 26वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो ये जो प्रश्न है ना आपका नेशनल हाईवे नंबर 76, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर परियोजना है दोनों में शामिल है।
NH छिंतर जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भी शामिल है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में भी उसका हिस्सा है, इसलिए NH छिंतर को आप अच्छे से ध्यान रखना। NH छिंतर राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगरी को राजस्थान के पिंडवाड़ा से जोड़ता है। लगभग 1007 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग है जो उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी, बांदा आदि प्रमुख स्थानों से गुजरता है। अब देखिए 27वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। एक तरफ मिट्टी है और एक तरफ जिला है, एक सूची में मिट्टी है, एक तरफ जिला है। तो एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और अल्फीसोल्स मिट्टियों के प्रकार में से ये एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आएगा भाई। तो एरिडोसोल कहाँ पाई जाती हैं? एरिडोसोल पाई जाती हैं आपके सी ऑप्शन देखिए, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में। ठीक है। इंसेप्टिसोल कहाँ पाई जाती हैं? दूसरा विकल्प बी वाला देखो, झालावाड़, बारां, कोटा और नागौर में। वर्टिसोल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये इंसेप्टिसोल्स जो होती हैं वो पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में पाई जाती हैं और वर्टिसोल्स झालावाड़, बारां, कोटा और नागौर में पाई जाती हैं। जबकि एल्फीसोल्स जो हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर पूरी परिक्षेत्र में ये पाई जाती हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे आपको दे दी है, प्रिंट निकलवाई लेना, आप लालच मत करना थोड़े से पैसों का। माही नदी के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और असंगत को छांटिए। माही नदी राजस्थान के खांडू, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। ये प्रश्न एक एक लाइन के कई बार पूछे हुए हैं, जो हमने एक प्रश्न में 5-5, 6-6 प्रश्नों को सम अप करके एक अच्छी लैंग्वेज दे के उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, ये भी सही है। माही नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, तो ये चौथा विकल्प गलत है क्योंकि माही नदी की कुल लंबाई है 576, तो ठीक है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर ही है, इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर असंगत हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग पर फैला है। यह भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर फैला है, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 7 जिले शामिल हैं, ये भी सही है। इस भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 20% भाग निवास करता है, तो ये तो पर्वतीय अरावली पर्वत में तो 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या ही रहती है, तो ये गलत है। यह विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है, तो ये सही है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में तीसरा जो विकल्प है वो गलत है, क्योंकि यह इस भाग पर कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग ही निवास करता है। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है, जोहड़ क्या है, सर क्या है, नाड़ा क्या है, तोरावटी क्या है? अब ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग टर्म पूछे गए हैं। किसी में जोहड़ पूछ लिया, किसी में सर पूछ लिया, किसी में नाड़ा पूछ लिया, किसी में तोरावटी पूछ लिया। तो हम लोग यहाँ पर चारों को एक साथ देखते हैं। देखिए, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। जोहड़ क्या होता है? जोहड़ में शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। सर क्या है? शेखावटी क्षेत्र के जो छोटे तालाब हैं उनको सर कहा जाता है। कच्चे कुओं को तो शेखावटी के कच्चे कुओं को तो जोहड़, और शेखावटी के छोटे तालाबों को सर कहा जाता है। इसके अलावा शेखावटी के जो पक्के कुएं होते हैं उनको नाड़ा कहा जाता है, ठीक है। और कांतली नदी का जो बेसिन है उसको तोरावटी कहा जाता है। अब ये ऊपर वाले 3 हैं जो कुएं और तालाब हैं, लेकिन शेखावटी क्षेत्र से ही हैं। दोबारा देख लो, जोहड़ है शेखावटी क्षेत्र के कच्चे कुएं, सर क्या है? शेखावटी क्षेत्र के छोटे तालाब, नाड़ा क्या है? शेखावटी क्षेत्र के पक्के कुएं, और तोरावटी क्या है? कांतली नदी का जो बेसिन है उसको तोरावटी कहा जाता है। अब देखिए 31वां प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए।
इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम व्यास व सतलुज नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज, सही है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई राजस्थान में 34 किलोमीटर है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी नहर से कुल 8 नहरें निकाली गई हैं, ये गलत है। क्यों गलत है वो अभी देखेंगे अपन, क्योंकि 7 नहर और 9 शाखाएं निकाली गई हैं एग्जैक्टली। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, तो ये आपका सही है। तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ पर 7 लिफ्ट और 9 शाखाएं इसकी निकाली गई हैं, और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 480 किलोमीटर राजस्थान में और 169 किलोमीटर राजस्थान के बाहर है। अखिल भारतीय समन्वित ज्वार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ है? अखिल भारतीय समन्वित ज्वार अनुसंधान केंद्र आपके वल्लभनगर उदयपुर में है। रामसर में बकरी पालन का है। सेवर भरतपुर में आपके सरसों से संबंधित है। दुर्गापुरा में कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। 33वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी? ठीक, कांता भटनागर हैं, वो राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज तक राजस्थान हाईकोर्ट में केवल 13 महिलाओं को जज बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें 3 महिलाएं वर्तमान में हैं। तो कौन कौन सी हैं? रेखा बोराणा, सुभा मेहता और नूपुर भाटी। ठीक है, और 13 महिला कौन कौन सी हैं जिसको राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, वो उसका नीचे आपको व्याख्या वाले पार्ट में मिल जाएगा। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत मंत्री बनाया जा सकता है? ये पहले भी मैंने बताया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अधिकतम केंद्र में 81 वो बन जाएंगे, मंत्री बन सकते हैं अधिकतम, और राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं, और इन 30 मंत्रियों में मुख्यमंत्री शामिल होगा और 81 मंत्रियों में प्रधानमंत्री शामिल होगा। 35वां प्रश्न देखिए, नवीनतम परिसीमन के बाद वर्तमान में राज्य की 200 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की आरक्षित सीटें कितनी हो गई हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, 24 तो एससी की और 25 एसटी की हो गई हैं। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में राज्य विधानमंडल में आरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 332 के तहत। और राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा सीट हैं, जिसमें 34 सीट आपकी एससी की और 25 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 36वां प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो जो आपका अनुच्छेद 356 है उसके तहत इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आर्टिकल 356 को हम साधारण भाषा में राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। इसके तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता है। जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यपाल उस समय राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए 37वां, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति निहित है? तो आपका जो अनुच्छेद 200 है साथियों, अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है, जो या तो सहमति दे सकता है या सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? स्पोर्ट्स कार बनाने की फैक्ट्री कोकस में है, बिल्कुल सही है। बुलेट प्रूफ कार बनाने की फैक्ट्री कोटा में है, ठीक है।
बिना पायलट का एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री कोटा में है। मेमू कोच ट्रेन कोच फैक्ट्री बनाने की कोच बनाने की फैक्ट्री उदयपुर में है। तो ये उदयपुर में नहीं है, भीलवाड़ा में है। मेमू यानी मेन लाइन मल्टीपल यूनिट, मेमू यानी मेन लाइन मल्टीपल यूनिट बनाने की जो फैक्ट्री है वो आपके भीलवाड़ा में है, उदयपुर में नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अब 39वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधायक प्रति वर्ष कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? अर्थात पहले 2.5 करोड़ रुपए था और अब देखिए सबसे पहले जो आपको ये ध्यान रखना है कि 1999-2000 में MLA लेड कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। 2021-22 से विधायक कोष की राशि 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राशि है MLA लेड की और MP लेड की, दोनों की राशि 5-5 करोड़ है। यानी एक साल में 5 करोड़ के विकास कार्य तो विधायक करवा सकता है और एक साल में 5 करोड़ के विकास कार्य आपका सांसद करवा सकता है। राज्य में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को देय राशि क्या है? तो आपको पता है साथियों, यदि कोई स्वर्ण पदक प्राप्त करता है कोई राजस्थान का खिलाड़ी तो उनको 3 करोड़, यदि रजत पदक प्राप्त करता है तो 1 करोड़ और 2 करोड़ और 1 करोड़, इस तरीके से है। देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर देय राशि 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए की और रजत में जितनी राशि को बढ़ाकर जीतने पर राशि को बढ़ाकर 50 लाख से 2 करोड़। बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़, ठीक है। जो पहले 75 लाख दी जाती थी उसको तो 3 करोड़ कर दिया, जो पहले 50 लाख की दी जाती थी उसको 2 करोड़ कर दिया और जो पहले 30 लाख रुपए दी जाती थी उसको 1 करोड़ कर दिया गया। तो मोटा मोटा यही ध्यान रखना है कि स्वर्ण पदक विजेता को 50 लाख 3 करोड़, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 41वां प्रश्न देखिए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का लगभग 40% हिस्सा राजस्थान में है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है DMIC, उसकी लंबाई जो है टोटल लंबाई तो 1483 किलोमीटर है, जिसमें से 38.9% अर्थात 576 किलोमीटर राजस्थान में है और यह कॉरिडोर जापान की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। यह कॉरिडोर दादर UP से प्रारंभ होकर जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है महाराष्ट्र तक ये जाएगा। तो लंबाई का प्रतिशत पूछे तो आपको 38.9% बताना है और लंबाई पूछे तो 576 किलोमीटर बताना है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो लाखेरी बूंदी में 1917 में राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। तरकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तरकसी के आभूषण आपके नाथद्वारा के हैं। नाथद्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषणों में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये कला तरकसी और इन जेवरों को तरकसी जेवर कहते हैं, ठीक है। रिडकोर की स्थापना कब की गई? रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी। मेगा हाईवे परियोजना क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं मैसर्स IL एंड FS के मध्य 50% भागीदारी से एक संयुक्त उपक्रम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान लिमिटेड अर्थात रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी। रिडकोर का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, ये ध्यान रखना है। 45वां प्रश्न देखिए। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ की गई? तो राजस्थान का जो बीकानेर जिला है साथियों, वहां पर सर्वप्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति प्रारंभ की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो दुग्ध पैकिंग सेंटर है वो कोटपुतली जिले में स्थापित किया गया है।
अब इसको नीचे देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की स्टेप परियोजना के अंतर्गत 1992-93 में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिला डेयरी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। भोजासर गांव है बीकानेर में, वहां राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति प्रारंभ की गई थी। इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यह योजना 20 अगस्त 2020 को लागू की गई, बिल्कुल सही है। 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, बिल्कुल सही है। बजट 2023-24 में रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है, सही है। उपरोक्त सभी सही हैं। 2000 में 1000 गाँव में और 1000 शहरों में स्थापित की जाएंगी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में के प्रकाश में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 रुपये है और भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये है, दोनों सही है। भारत की राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 14.85% वृद्धि दर्ज की गई और भारत की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% वृद्धि दर्ज की गई, दोनों ही सही है। यहाँ पर ज्ञान की बात यही है कि आप ये ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में उसकी वृद्धि दर ज्यादा रही है, राजस्थान की ज्यादा रही है, भारत की कम रही है, बस। 48वां प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय क्या है? स्थिर कीमतों पर आपको मैंने पहले भी बता दिया था, 86,134 रुपये आपकी प्रति व्यक्ति आय होगी। 49वां प्रश्न में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान का कौन सा प्रतिशत है? तो आपको ध्यान रखना है 28, 27, 43 मैंने भी पहले भी बताया था और ये प्रश्नों को 3-4 बार मैंने रिपीट इस वजह से किया है कि प्रश्न यहाँ पर जरूर पूछेगा और ये यदि आपको अब भी ये गलत होगा तो ऐसे मान लो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का 28.5%, उद्योग का 27.76% और सेवा क्षेत्र का 43.74% योगदान रहा था। पवन ऊर्जा निरंतरता में उत्पादन में निरंतरता में संपूर्ण देश में राजस्थान हाल ही में प्रथम स्थान पर आ गया है। जून 2023 तक राज्य में कुल कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है? तो 5204 मेगावाट आपको बताना है, ठीक है साथियों। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली मधु का कौन सा युग्म सही है? इंजीनियरिंग वस्तु, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रसायन, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान को किस जीआई टैग प्राप्त वस्तु का आईपीओ लॉन्च किया गया है? बीकानेरी भुजिया। और ये भी ध्यान रखना है कि अगस्त 2023 तक 16 वस्तुएं ही जीआई टैग प्राप्त वस्तु थी राजस्थान में। अगस्त में 5 वस्तुओं को और जीआई टैग मिला है, तो अब वर्तमान में राजस्थान की जो जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की संख्या है वो 21 है। ये जीआई टैग 10 सालों तक दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान की एकमात्र फुलकारी है जो पंजाब और हरियाणा को भी उसका जीआई टैग मिला है, ठीक है। और भारत का जो पहली जीआई टैग प्राप्त वस्तु थी 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। और राजस्थान की सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला था आपके अगस्त में, अंतिम वस्तु थी, उसके बाद में 5 वस्तुओं को और मिला था, सॉरी, है ना। और जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रमुख संस्था जो है राजस्थान की वो रूडा है, ठीक है। इसके अलावा 53वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से राजस्थान की किस नहर परियोजना को आधार बनाकर चंबल की चिट्ठी नामक एक लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री हाल ही में बनाई थी? मैंने आपको बता दिया था भाई पहले भी, ये राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित, आईपीएल से संबंधित, चंबल रिवर फ्रंट से संबंधित, चुनावों से संबंधित, ये प्रश्न मैंने बार बार रिपीट किए हैं। आपके जो प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, इसमें क्षेत्रों से संबंधित, इसके अलावा आपका निर्यात से संबंधित, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो चंबल डॉक्यूमेंट्री जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये नर्मदा नहर परियोजना है ना आपका, पूर्वी नहर परियोजना, उससे संबंधित 4 चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है। एक तो 13 जिले ध्यान रखना है, एक 2051 का उसका टारगेट वर्ष ध्यान रखना है, एक रामनिवास मीणा को ध्यान रखना है,
ठीक है। रामनिवास मीणा क्यों? चंबल की चिट्ठी को ध्यान रखना है। चंबल की चिट्ठी फिल्म है और रामनिवास जी मीणा का इसमें प्रयास है। 13 जिलों में जलापूर्ति है और 2051 तक इसका टारगेट वर्ष है। ठीक है। 54वां प्रश्न देखिए, हाल ही में राजसमंद में नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये 369 फीट है साथियों, ये ध्यान रखना। विश्वास स्वरूपम इसका नाम दिया गया है। नरेश कुमावत जो है इसके मूर्तिकार हैं और यह है देश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा को संत कृपा सनातन संस्थान ने बनाया है। तदपदम संस्थान उसका नाम है और संस्थान का जो मुख्य ट्रस्टी है वो मिराज ग्रुप का मदन पालीवाल है। इसकी सहायता से 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कथावाचक मुरारी बापू और बाबा रामदेव ने राजसमंद के नाथद्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर यह विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिल्व का लोकार्पण उन्होंने किया था। 55वां प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कॉलेज के अध्ययनरत छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की गई है। योजना अंतर्गत किए गए प्रावधानों को निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रस्ताव को 20 जून 2023 को मंजूरी प्रदान की, बिल्कुल सही है। योजना का लाभ न्यूनतम 10 किलोमीटर से अधिक होने पर ही देय होगा, ये भी सही है। योजना में 20 रुपए प्रति कार्य दिवस का भुगतान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन योजना में न्यूनतम 80% नहीं, न्यूनतम 75% उपस्थिति होना आवश्यक है और 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को भी 5 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल शिक्षा में ये लाभ देय है। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते? 66वें स्कूल नेशनल गेम्स में 33 मेडल जीते थे भाई। 6 स्वर्ण थे, 12 रजत थे और 15 कांस्य थे। 57वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के 4 शहरों को 3D शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर नहीं है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। इसमें उदयपुर, कोटा और अजमेर को स्मार्ट शहरों में भी शामिल किया गया है। अर्थात जयपुर जो है वो स्मार्ट शहर है, 3D शहर नहीं है। जोधपुर जो है वो 3D शहर है लेकिन स्मार्ट शहर नहीं है। जयपुर और जोधपुर में ही विवाद होगा जो बाकी उदयपुर, कोटा और अजमेर तो आपके 3D सिटी भी हैं और स्मार्ट सिटी भी हैं। ठीक है। तीसरा देखो, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कोटा देश का सबसे प्रदूषित शहर है, बिल्कुल सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान केंद्र तारामंडल टोंक शहर में खोला जाएगा। तो ये तारामंडल टोंक में नहीं है, कोटा में स्थापित किया जाएगा, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 58वां प्रश्न देखिए, हाल ही में रूमा देवी द क्रूसेडर फिल्म का इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर में प्रोमो जारी किया गया। बताइए इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो वीपी धर, आपको ध्यान रखना है, वीपी धर इस फिल्म के निर्देशक हैं। और बाड़मेर की जो रूमा देवी है उस पे ये फिल्म बनी है और रूमा देवी आपकी राजीविका जो संस्थान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो वीपी धर हैं। निम्नलिखित में से असंगत को अलग कीजिए। राजस्थान का जेंडर बजट 2012-13, राजस्थान का प्रथम कृषि बजट 2022-23, राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट 2021-22 और राजीव गांधी डिजिटल योजना जो है 2013-14 में शुरू की गई थी, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके रामावतार सिंह जाखड़। रामावतार सिंह जाखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रवीण गुप्ता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो आपके जो हनुमानगढ़ जिले है उसमें कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। संपूर्ण भारत में 42 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिसमें हनुमानगढ़ राजस्थान का है। हाल ही में निम्न में से कौन से जिले में राज्य के खुद के खर्चे पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है? एक तो प्रतापगढ़ में, एक जालोर में और एक राजसमंद में। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद।
विश्व प्रसिद्ध ट्रैवलर मैगजीन ने हाल ही में राजस्थान के किस छोटे कस्बे को विश्व के खूबसूरत कस्बों की लिस्ट में स्थान दिया है? तो वो मंडावा झुंझुनू है। 50 खूबसूरत सीटों जो कस्बे हैं दुनिया के, उसमें मंडावा झुंझुनू को स्थान दिया गया है तीसरा। अल्बरेशियन स्पेन की सूची में इसको प्रथम स्थान दिया गया है। राजस्थान में दुग्ध की स्थिति के संदर्भ में कुछ कथन हैं, एक कारण है। तो WHO 280 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता को अनुमोदित करता है और राजस्थान में 870 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। तो ये दोनों ही कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थानी लोक नाटक ढोला मरवण में बाल विवाह, ढोला मरवण का बाल विवाह निम्न में से कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर जो आपका विवाह ढोला और मरवण का हुआ था वो बघेरा नामक स्थान है अजमेर में, वहाँ पर हुआ था। ढोला मारू प्रेमाख्यान का नायक ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व साहल कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपन में ही जांगड़ू देश बीकानेर के पोंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मरवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का और मरवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मरवणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मरवाणी को जीवन दान दिया था। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मरवणी को हासिल करना चाहता था। सामान्य सी किंवदंती है। तो अजमेर का बघेरा नामक स्थान आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? नाजर जनानी ड्योडी के आंतरिक एवं बाहरी कार्यों के मध्य कार्य करने वाला व्यक्ति नाजर कहलाता है। रेक क्या है? वह मापक जिसके आधार पर सामंतों और जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूल की जाती है, वो है। ताजीम क्या है? सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार ताजीम कहलाता था। और सायर लाग क्या है? मवेशी के विक्रय के समय वसूल किया जाने वाला लाग। तो ये मवेशी के विक्रय के समय वसूल किया जाने वाला तो लाग तो सिंगोटी कहलाता था। और सायर लाग क्या होता था? फिर सायर लाग होता है जैसलमेर राज्य में बाहर राज्य से आने वाला और बाहर राज्य में जाने वाले माल पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको सायर लाग कहा जाता था। तो सायर लाग का संबंध तो जैसलमेर से है, मतलब आयात निर्यात। जैसलमेर राज्य में आयात निर्यात का जो टैक्स था उसको सायर लाग कहते थे। और मवेशियों के क्रय विक्रय के समय जो वसूल किया जाने वाला टैक्स था उसको सिंगोटी कहा जाता था। ताजीम आपको पता है सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकार थे। और रेक क्या है? वह मापक जिसके आधार पर सामंतों और जागीरदारों से राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी। ठीक है, इस प्रकार ये प्रत्येक जो टर्म है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 67वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे खानवा का युद्ध के समय पाती परवन नहीं भेजा गया था? ठीक है, पाती परवन का मतलब है इन्विटेशन एज द वार हीरो, यानी युद्ध योद्धा का जो इन्विटेशन है, निमंत्रण पत्र है, उसको इन्विटेशन एज द वार हीरो या पाती परवन कहा जाता है। ठीक है, 17 मार्च 1527 को राणा सांगा व बाबर की सेनाओं के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध को पाती परवन की प्रथा के तहत आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा, बीकानेर के राव कल्याणमल, बागड़िया डूंगरपुर के उदय सिंह, मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र राव मालदेव, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा का झाला सज्जा, मेड़ता का रायमल राठौड़, हसन खां मेवाती, अलवर राजा भारमल ईडर आदि ने राणा सांगा की ओर से इसमें भाग लिया था। 68वां देखिए, निम्न में से चित्तौड़ का प्रथम साका पूर्ण साका कब माना जाता है? तो 26 अगस्त 1303 को जो ये साका हुआ था, अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय ये दुर्ग की रक्षा करते हुए रतन सिंह तथा उसके 2 वीर सेना नायक गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। रतन सिंह की पत्नी अपनी 1600 रानियों के साथ जोहर व्रत का पालन किया था, जो मेवाड़ के इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाने के उपरांत यहाँ का प्रशासक अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया था और खिज्र खां यहाँ 1333 तक
रहा, उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। 69वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज बताई है? तो आपका जो सही आंसर है विषम कोणीय चतुर्भुज आपके वैगनर महोदय ने बताई है। ठीक है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। प्रोफेसर टी.ए. हेडले ने राजस्थान को पतंगाकार आकृति वाला कहा है, वैगनर महोदय ने इसे विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के धरातलीय बनावट का वर्तमान वर्गीकरण दिया था। उसने अरावली पर्वतीय प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तृत विवरण अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। ठीक है, अब 70वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी स्थान के सूर्योदय के मध्य में कितना अंतराल होता है? तो 36 मिनट का अंतर होता है, 35 मिनट और 8 सेकेंड। राजस्थान के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी स्थान के सूर्योदय के मध्य लगभग 36 मिनट 35 मिनट और 8 सेकेंड का अंतर होता है। 8 डिग्री 47 गुना 4 मिनट बराबर 35 मिनट और 8 सेकेंड आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। अब देखिए 71वां प्रश्न, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी भूगर्भिक बनावट का प्रथम विवरण विस्तृत विवरण अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। बिल्कुल सही है, यह विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये भी सही है। ये हिमालय और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच की सबसे नीची पर्वतमाला है। अब्दुल फजल ने इसे उत्कंठ की गर्दन कहा है। अब इसमें क्या गलत है वो देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तृत विवरण अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया था। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, इसमें नवीनतम दे रखा है ना दूसरे में, तो ये प्राचीनतम है, ये ध्यान रखना, तो दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अरावली हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतमाला के बीच सबसे ऊंची पर्वतमाला है और अब्दुल फजल ने उसे उत्कंठ की गर्दन कहा है। ठीक है, 72वां देखिए, कांगड़ा कांड निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? तो कांगड़ा कांड का संबंध आपको बीकानेर से संबंध रखना है। बीकानेर की रतनगढ़ तहसील का है कांगड़ा गांव, और जागीरदार ने 1946 में अकाल के बावजूद किसानों से यहाँ पर कर वसूली का प्रयास किया था, जिसके विरुद्ध किसानों ने सफल आंदोलन किया था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत से इसका संबंध है। राजस्थान का वह कौन सा आभूषण है जिसका क्षेत्र बदलने के साथ साथ उसका स्वरूप भी बदल जाता है? तो जो सिर का आभूषण है ना बोरला, उसका स्वरूप अलग अलग हो जाता है। मेवाड़ में अलग प्रकार का बोरला होगा, मारवाड़ में अलग होगा, शेखावटी में विभिन्न प्रकार का मिलेगा, राजावटी में अलग मिलेगा। तो ये जो बोरला है उसका स्वरूप क्षेत्र के साथ साथ बदलता रहता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान का आभूषण है, सही है। कंठमाला गले में पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। कंकण हाथ का आभूषण है, और नोगरी सीने का आभूषण है। नोगरी जो है सीने का आभूषण नहीं है, हाथों में पहना जाता है नोगरी। ठीक है, थार शोभा निम्नलिखित में से क्या है? थार शोभा अमेरिका मक्का की एक किस्म जो रेगिस्तान में भी पैदा हो सकती है, वो है। लूनी नदी के दलदली क्षेत्र में पैदा होने वाली चावल की एक संकर किस्म है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक नई किस्म है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित रोहिड़ा की एक नई किस्म है। तो यहाँ पर आपकी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक किस्म है जिसको थार शोभा कहा जाता है। खेजड़ी राजस्थान में पाए जाने वाला एक पवित्र वृक्ष है। इसे थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, समी, प्राचीन ग्रंथों में सीमड़ो राजस्थानी भाषा में भी कहा जाता है, और दशहरे पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी का विस्तार है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने थार शोभा नामक की खेजड़ी की एक नई किस्म को विकास किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से सरकारी क्या है? तो सरकारी है स्त्री के सिर का एक आभूषण।
78वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1604 में खेजड़ी वृक्ष की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो आपकी दो महिलाएं हैं 1604 में। आपको ये ध्यान रखना है 1731 का अलग सिस्टम है। 1731 में तो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था और 1604 में कर्मा विश्नोई और गोरा विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था, ये ध्यान रखना। कर्मा व गोरा रामासनी ग्राम जोधपुर की रहने वाली दो विश्नोई बहनों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया था। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा विलोजी थे। इन्होंने 1604 में खेजड़ी रक्षार्थ हेतु बलिदान दिया था, जबकि अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने 1731 में राजा अभय सिंह का शासनकाल में खेजड़ी रक्षार्थ हेतु खेजड़ी जोधपुर में बलिदान दिया था। तो रामासनी गांव जोधपुर है, उसका संबंध है कर्मा विश्नोई और गोरा विश्नोई से 1604। फिर 1604 के बाद में लगभग 125 साल बाद में 1731 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में यह घटना पुनः घटित होती है। हेला ख्याल के जनक शायर हेला हैं, ये ध्यान रखना। हेला ख्याल का मूल स्थान लालसोट दौसा है, लेकिन यह सवाई माधोपुर में भी लोकप्रिय है। इसके जनक शायर हेला हैं। नानू राम का शिष्य दूल्हा राणा चिड़ावा ख्याल के जनक हैं। नानू राम शेखावटी ख्याल के जनक हैं और लच्छी राम कोना कुचामनी ख्याल के जनक हैं। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या कितना प्रतिशत वृद्धि दर रही? 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रही? तो आपको ध्यान रखना है 1.66% वृद्धि दर रही। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या 5,68,00,000 रही। 2012 में पशु घनत्व 169 था, लेकिन 2019 में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहा। 3 पशु कम हुए प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल 9 लाख पशु कम हुए हैं और 1.66% की कमी दर्ज की गई है। जागीरी जुल्म के खिलाफ पोपाबाई की पोल मारवाड़ की दशा के नाम से पंपलेट निम्न में से किसने छापे थे? तो ये जयनारायण व्यास थे साथियों। जहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आए उसको पोपाबाई का राज कहा जाता है। जयनारायण व्यास ने पोपाबाई की पोल तथा मारवाड़ की दशा नामक पुस्तिका लिखी थी। राज्य का पहला डिजिटल गांव निम्न में से कौन सा है? तो जयपुर में पूर्व दिशा में भगवान जगदीश का एक मंदिर है गोनेर नामक गांव में। वो गोनेर गांव जो है वो राज्य का पहला डिजिटल गांव है। साबरकांठा जिले में स्थित गुजरात का अकोदरा गांव भारत का पहला डिजिटल गांव बन गया। आईसीसी बैंक ने 2015 में अपने डिजिटल गांव परियोजना के तहत अकोदरा गांव को गोद लिया और डिजिटल तकनीकी को अपनाकर नकदी रहित बनाया। राज्य का पहला डिजिटल गांव गोनेर में डिजिटल कार्य के तहत स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई हॉटस्पॉट, स्कूल में डिजिटल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, पंचायत कार्यालय में इंस्ट्रक्टिव कियोस्क, रिमोट एक्सपर्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, गांव में प्रवेश निकास मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी सर्विलेंस और पीएससी में डिजिटल हेल्थ केयर, सरपंच और सरपंच कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना गोनेर में की गई है। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली की विशेषता है? तो बूंदी शैली की ये विशेषता है कि उसमें वर्षा में नाचते हुए मोरों को दर्शाया गया है और उसमें पशु पक्षियों का चित्रण बहुतायत से हुआ है। हरा रंग का प्रयोग विशेषकर बूंदी शैली में प्रयोग किया है। कमठाना बही क्या है? निम्न में से कमठाना बही क्या है? तो राजाओं को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की जो नकल होती थी उसको कमठाना बही कहते थे। ठीक है, इसके अलावा हकीकत बही क्या होती थी? राजा की दिनचर्या का उल्लेख जिसमें होता था उसको हकीकत बही कहते थे। और हुकूमत बही क्या होती है? राजा के आदेशों की नकल हुकूमत बही कहलाती थी। कमठाना बही क्या होती है? भवन व दुर्ग निर्माण संबंधी जानकारी। कमठाना बही में भवन व दुर्ग, इसमें पहला विकल्प सही होगा भाई, आप ये ध्यान रखना। कमठाना बही जो होगी वो राजकीय भवनों और प्रसादों में पर होने वाले खर्च का लेखा जोखा जो होता है उसको कमठाना बही कहते थे। और खरीता बही पत्राचारों का वर्णन होता है। राज्य बिलिकाकार बीकानेर में
उपर्युक्त सभी वही संग्रहित हैं। 85वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है? तो आपका जो फुलकारी लोगो है, कौन सी वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया है? कोटपुतली लोगो, कठपुतली लोगो, ब्लू पोट्री लोगो, कोटा डोरिया और फुलकारी लोगो। तो फुलकारी को तो प्रदान किया गया है, लेकिन फुलकारी के लोगों को प्रदान नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना। फुलकारी हेतु राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया था, किंतु फुलकारी लोगों को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया। अब तक राज्य की 21 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है, जिसमें 4 लोगो हैं। ठीक है, अब ये 21 वस्तुएं कौन कौन सी हैं वो आप देख लेना। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर 1979 में दिया गया था। 2004-05 में इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। और राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना 24 नवंबर 1978 को की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा मिश्र निर्यातक बनो अभियान निम्न में से कब शुरू किया गया था? तो राजस्थान में मिश्र निर्यातक बनो का जो अभियान है वो 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में मैंने इसको बताया था कि मिश्र निर्यातक बनो अभियान को आप जरूर ध्यान रखना। 29 जुलाई 2021 को यह अभियान शुरू किया गया था। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किसी भी कंपनी को विगत 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का कितना प्रतिशत धन सामाजिक दायित्वों पर करने का प्रावधान है? तो सीएसआर के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार 2% राशि का व्यय सामाजिक दायित्वों पर खर्च करना अनिवार्य है। राज्य में फरवरी 2023 तक विद्युत की कुल अधिष्ठापक क्षमता कितनी हो गई है? तो 23,487 मेगावाट। राज्य में फरवरी 2023 तक विद्युत की अधिष्ठापक क्षमता 16,060 मेगावाट। हाँ ठीक है, 16,060 मेगावाट आपके सौर ऊर्जा की क्षमता है, जबकि 127.45 गीगावाट राज्य में पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? न्यूनतम कार्यकाल वाला राजस्थान का राज्यपाल था डॉक्टर संपूर्णानंद। पद से त्यागपत्र देकर सक्रिय राजनीति में आए मदन लाल खुराना। पद पर रहते हुए मार्गरेट अल्वा। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र। मार्गरेट अल्वा राज्य की आज तक रही 3 महिला राज्यपालों में से एक है। पद पर रहते मृत्यु दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, और शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव की हुई थी। अर्थात मार्गरेट अल्वा इसमें नहीं है, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान की कौन सी महिला है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में संसार के सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है? तो पहला विकल्प है साथियों आपको श्रीमती गायत्री देवी। जयपुर राजघराने से संबंधित थी। गायत्री देवी ने 1962 में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जयपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में 2.46 लाख में से 1.93 लाख मत प्राप्त किए थे। श्रीमती गायत्री देवी सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी थी और इनके नाम ही यह रिकॉर्ड दर्ज है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। बताइए वर्तमान में राज्य में कुल कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? तो 16,060 मेगावाट आपको इसमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संभागीय व्यवस्था के पद को समाप्त कर पुनर्स्थापित किया गया? तो 1962 में तो समाप्त किया गया था और 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई थी। 1962 में समाप्त किया गया, 1987 में पुनर्स्थापित। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण रेडा की स्थापना 1985 में। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में। राजस्थान में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 2014 में। ये गलत है क्योंकि 1978 में की गई थी। राजस्थान पर्यटन नीति लागू आपके 9 दिसंबर 2020 को ये लागू की गई थी। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है?
तो रजनी कोठारी हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। पाइराइट्स राज्य के मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पाइराइट्स आपके जो सीकर में सलादीपुर नामक क्षेत्र है वहाँ पर पाइराइट्स पाया जाता है। सलादीपुर सीकर पाइराइट्स। मंगला क्षेत्र बाड़मेर एक तेल का कुआं है, जबकि फ्लोराइट्स उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। फ्लोराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर में होता है। मांडो की पाल डूंगरपुर फ्लोराइट्स उत्पादन की सबसे प्रसिद्ध खान है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एशिया की सबसे बड़े सीसा एवं जस्ता स्मेल्टर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई है। हाल ही में राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में चर्चित भारत का एकमात्र मकर ध्वज का मंदिर निम्न में से कहाँ है? तो संपूर्ण संसार में मकर ध्वज यानी हनुमान जी के पुत्र के 2 ही मंदिर हैं। पूरे संसार में 2 मंदिर हैं, एक तो नेपाल में है और एक राजस्थान में। राजस्थान में जो करौली जिला है वहाँ पर इसका दूसरा मंदिर है। तो आपका सही आंसर तो करौली राजस्थान हो जाएगा। सामोद जयपुर में बूढ़े हनुमान जी का मंदिर है और पांडुपोल अलवर में हनुमान जी के लेटे हुए प्रतिरूप है और सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर है। 98वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विधानमंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 123 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 123 तो राज्यपाल से संबंधित ही नहीं है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो संबंध है। ठीक है। विश्रांति काल में जो विधान मंडल की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ठीक है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, सही है। और राज्यपाल राज्य के माध्यमिकता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 के तहत, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174, ये भी सही है। 99वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान का युग्म असंगत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 361 पदावधि के दौरान कारावास से गिरफ्तारी से मुक्ति, ये भी सही है। और अनुच्छेद 200 विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति, ये गलत है। अनुच्छेद 200 में नहीं, अनुच्छेद 333 में राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल को किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, अर्थात एंग्लो इंडियन की नियुक्ति तो राज्यपाल अनुच्छेद 333 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर करता है, और किसी विधेयक को आरक्षित रखने की उसकी जो शक्ति है वो अनुच्छेद 200 के तहत प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड है? तो ये 68 है साथियों। राजस्थान जयपुर राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड 68 है। जबकि तोजी क्या है? खुले पत्र जिन्हें एकत्र कर नथियों में व बंडलों में बांधा जाता था उनको तोजी कहा जाता था। छटूंद क्या होता था? मेवाड़ राज्य के जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देते थे, उसको छटूंद कहते थे। 68 क्या है? ये जयपुर राज्य का भूमि संबंधित रिकॉर्ड था जो तोजी वारकों के रूप में था। और खरीता एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था उसको खरीता कहा जाता था। इस प्रकार आज का जो पेपर हुआ उसके 100 प्रश्न मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इसी प्रकार मिलते रहें। धन्यवाद।